नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल होप एंड लर्न में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जून महीने का जो बेस्ट 75 क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, झारखंड करंट अफेयर्स के, उन सारे उत्कृष्ट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जून महीने के साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल के माध्यम से लाया जाता है, जिसमें कुल 132 क्वेश्चन 4 सप्ताह के अंदर कुल 132 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। और इस 132 में से जो बेस्ट 75 क्वेश्चन है, उन सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। और अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स को। झारखंड के कितने जिलों में नीति आयोग के द्वारा कोरोना की तीसरी लहर में पड़ने वाली ज़रूरत की आपूर्ति की जाएगी? तो झारखंड के ऐसे कितने ज़िले हैं जहां पे नीति आयोग के द्वारा कोरोना की तीसरी लहर में पड़ने वाली ज़रूरत की आपूर्ति की जाएगी? तो ये हैं कुल 12 जिलों के अंदर जो है आपूर्ति की जाएगी नीति आयोग के द्वारा। और याद रखिएगा कि झारखंड के कुल ऐसे 24 जिले हैं जहाँ पे कोविड केयर विंग की शुरुआत की गई है। कोविड केयर विंग, ठीक है, 24 जिले मतलब कि सारे ही जिलों के अंदर कोविड केयर विंग की शुरुआत की गई है। और नीति आयोग से ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कि सतत विकास सूचकांक की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, और इसमें भुखमरी के पैरामीटर पे झारखंड को सबसे वर्स्ट स्टेट बोला गया है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो है SDG गोल्स को अडॉप्ट की है, जिसके तहत 17 गोल्स अडॉप्ट किए गए हैं कि भुखमरी हटाना है, क्लीन वाटर होना चाहिए। तो 2030 तक सारे देश को जो है ये SDG गोल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है। तो उसी तरह से भारत के अंदर नीति आयोग जो है ये इंडेक्स जारी करती है कि कौन सा स्टेट जो है कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो रैंक 1 पे तो केरला है, ऑलमोस्ट हर साल ही रहता है। और जो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा स्टेट परफॉर्म किया है। तो अगर आपसे भुखमरी की कैटेगरी में पूछा जाएगा कि हंगर रिडक्शन, भुखमरी को कम करने, तो उसमें जो झारखंड जो है वो वर्स्ट स्टेट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। शुगर फ्री काला धान की खेती झारखंड के किस जिले के किसानों के द्वारा शुरू की गई है? तो शुगर फ्री ब्लैक पैडी कल्टीवेशन हो रहा है। ये झारखंड के किस जिले में हो रहा है? ये हो रहा है झारखंड के पलामू जिले के अंदर शुगर फ्री काला धान की खेती कर रहे हैं झारखंड के किसान के लोग। और रांची से याद रखिएगा कि यहाँ पे NIA की विशेष अदालत का गठन किया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अदालत का गठन किया गया है। और रांची में ही साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई है। और हजारीबाग से याद रखिएगा कि यहाँ पर रिसेंटली अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, ठीक है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। झारखंड नई खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के कोच को कितना राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे खिलाड़ी के बारे में नहीं पूछा गया है, खिलाड़ी के कोच के बारे में पूछा गया है। और ये भारत की खेल नीति के बारे में बात नहीं हो रहा, ये झारखंड की खेल नीति के बारे में बात हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो भी ऐसा प्लेयर जो गोल्ड मेडल जीतता है उसके कोच को मिलेगा 10 लाख रुपए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोच को मिलेगा 10 लाख। और अगर खिलाड़ी जीतता है तो उसे कितने मिलेंगे? अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे मिलेंगे 2 करोड़, सिल्वर मेडल वाले को 1 करोड़ और ब्रोंज मेडल कांस्य पदक वाले को 75 लाख मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने वाले खिलाड़ी के कोच को कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए। और ये भी याद रखिएगा कि इन कोच और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड्स का भी प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे इसके ऑप्शन को सही कर लेना, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे, इसको आप छोड़ देना, ठीक है, ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। टोक्यो ओलंपिक 2021 में तीरंदाजी के लिए झारखंड की कौन से खिलाड़ी महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ होने वाला है। तो नाम में इसका आंसर है, ये कहाँ होने वाला है? टोक्यो, जापान के अंदर। एक्चुअली ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण जो है इसे रीशेड्यूल कर दिया गया। ये अब 2021 में हो रहा है। तो झारखंड से तीरंदाजी के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? ये करेंगी वेरी फेमस दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी का वर्ल्ड रैंक क्या है? ये है 3rd। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का ही संबंध है हॉकी से, ठीक है, हॉकी। और ये दोनों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, इन दोनों का भी चयन हुआ कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो टोटल झारखंड से कुल 3 महिला खिलाड़ी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक में इस बार झारखंड से 3 महिला खिलाड़ी शामिल होंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम में सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी इकलौती महिला खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये भी याद रखिएगा कि सलीमा टेटे जो है ये सिमडेगा जिला से हैं, ठीक है। तो एस से सलीमा, एस से सिमडेगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और निक्की प्रधान जो है ये हैं खूंटी जिले से।
नीति आयोग द्वारा जारी अनीमिया मुक्त भारत में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का स्थान है 14। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य जो है वो पूरे भारत में 14वें स्थान पे है। और अगर राज्य में आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसका नाम है गुमला। और एक और बात याद रखिएगा कि नीति आयोग ने सतत विकास सूचकांक के अंदर इसका तीसरा संस्करण जारी हुआ है, जिसके तहत झारखंड राज्य को हंगर रिडक्शन के लिए, मतलब कि भुखमरी को कम करने के लिए सबसे निचला पायदान मिला है, बॉटम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग द्वारा गुरुवार को जारी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार SDG, मतलब कि ये क्या हो गया, सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कितना? 17। यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और इसका टारगेट क्या है? 2030 तक, मतलब कि पॉवर्टी को, गरीबी को हटाना, देश के अंदर सबको शुद्ध पेयजल मिलना, भूखमरी को खत्म करना। तो ऐसे टोटल जो है 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, और हर देश को 2030 तक ये 17 जो है ये गोल्स को पूरा करना है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए भारत की जो नीति आयोग है इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक इंडेक्स जारी करती है, SDG इंडेक्स। ठीक है, और इसका ये तीसरा संस्करण था, और इस संस्करण में जो राज्य टॉप किया है वो है केरला। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और झारखंड जो है ना वो नीचे से दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा, बॉटम से मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग भूख के पैरामीटर पे अगर आके तो झारखंड जो है उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है, सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अब देखिए, अभी जो ग्लोबल लेवल पे अभी एक तंबाकू का सर्वेक्षण किया गया, और उसमें ये पूछा गया कि इसकी जो रिपोर्ट आई थी ना, उसके ताज़े आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कितनी फीसदी आबादी जो है ये किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। तो अभी हाल ही में एक टोबैको का सर्वे आया था, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इसका नाम है, और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि झारखंड की 38.9% जो है, इतनी फीसदी आबादी जो है ये तंबाकू का सेवन करती है झारखंड के अंदर। तो याद रखिएगा 38.9%। और इस सवाल में आपको दो चीज़ और याद रखना है। ठीक है, एक आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं? ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे ये होता है 31 मई को, 31 मई, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा, इस साल का थीम क्या था? वर्ल्ड नो टोबैको डे का इस बार का थीम क्या था? क्विट टोबैको। ठीक है, क्विट टोबैको टू बी ए विनर, ये इसका थीम था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस सवाल से आपको इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो झारखंड में मुख्यमंत्री राहत किट के वितरण में सहयोग कर रही है? ठीक है, तो इसका नाम है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब ये JSLPS है क्या और इसका मिशन क्या है? ये जो JSLPS है ये 2009 में बना था, पहली चीज़, और ये ग्रामीण विभाग के अंदर आती है। ठीक है, और इसका जो मिशन है ये यहाँ पे लिख दिया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें से जो एक मेजर मिशन है वो है, हम राज्य में वंचित महिलाओं के साथ साथ कमजोर समुदायों के सदस्यों को, उनके समूहों को संगठित और सक्षम करके और स्थायी आजीविका बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। और JSLPS के अलावा एक और आपका वितरण किट है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिक हेल्थ किट। बेसिक हेल्थ किट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो सामान्य दवाइयाँ होती है जैसे पैरासीटामोल, जिंक, आयरन, विटामिन, ये उपलब्ध कराई जाती हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड में मुख्यमंत्री राहत किट के वितरण में JSLPS मतलब कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ये एक संस्था है, और ये संस्था जो है झारखंड में मुख्यमंत्री राहत किट के वितरण में सहयोग कर रही है। झारखंड के किस जिले में फूड ग्रेन बैंक की स्थापना की गई है? ठीक है, तो फूड ग्रेन बैंक क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई जिला है, वहाँ का प्रशासन जो है एक जगह को चिन्हित कर लेती है, एक जगह को चिन्हित कर लेती है, और वहाँ पे कोई भी लोग जो है, जो लोग सक्षम है, वो किसी खास समय में आ करके यहाँ पे जो है खाद्य सामग्री रख सकते हैं, जो राशन है, ठीक है, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। और बाद में वहाँ की प्रशासन क्या करेगी, इन सारे खाद्य सामग्री को अपने जिले के अंदर जो भी जरूरतमंद हैं, जिन्हें इस फूड ग्रेन की आवश्यकता है, वहाँ तक इनको पहुँचाएगी। तो ये जहाँ पे जो अभी हम लोग खाद्य सामग्री जहाँ पे रख रहे हैं, ये एक तरह का हम लोग बैंक कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक फूड ग्रेन बैंक है। और ये फूड ग्रेन बैंक कहाँ पे आया है? ये आया झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर के अंदर। देवघर। पान मसाला में इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ये मिलने के बाद झारखंड में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए, एक बिल आया था 2006 में, ठीक है, एक्ट आया था। ठीक है, देखिए, बिल और एक्ट क्या होता है ये पहले जान लीजिए। जब कोई भी कानून जो है लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है तो वो हम लोग कहते हैं, वो बिल कहते हैं उसको। ठीक है, और जब इस बिल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर हो जाता है ना, तो वो बिल बन जाता है एक्ट। और 2006 में याद रखिएगा एक फूड सेफ्टी एक्ट आया था, और इसके मुताबिक अगर कोई भी पान मसाला में अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, तो जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
तो पान मसाला के अंदर जो भी 11 ब्रांड है, जैसे शिखर हो गया, रजनीगंधा हो गया, इन 11 ब्रांड पे प्रतिबंध लगाया गया है और इसका सेवन से जो है एक्यूट हाइपरमैग्नीसिया, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की जाएगी? तो गाँवों का सर्वे करना विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एक योजना आ रही है। ये झारखंड के किस जिले में आ रही है? तो ये आ रही है खूंटी जिले के अंदर। और खूंटी जिले से ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे मनरेगा पार्क की स्थापना होने जा रही है, ठीक है, मनरेगा पार्क। और रामगढ़ से याद रखिएगा जो भी आकांक्षी जिले हैं देश के अंदर, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो रामगढ़ जिला को जो है ये टॉप पे रखा गया है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। झारखंड के जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको किस तरह से क्रियान्वयन में लाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, उस पर टॉप पे है रामगढ़। रांची में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एनआईए की विशेष अदालत बनने वाली है और साथ ही में यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है। हजारीबाग से याद रखिएगा कि यहाँ पे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण होना है और साथ ही में हजारीबाग के अंदर उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। कैबिनेट ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दे दी है। तो किसके द्वारा किया गया है? कैबिनेट के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, पंचायती राज से आप याद रखिएगा कि हमारे देश के अंदर वो कौन सा राज्य था जो सबसे पहली बार पंचायती सिस्टम को लेके आया था? तो वो था राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। ध्यान में रखिएगा पहला राज्य था। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? नागौर, ठीक है। कब? 1959 के अंदर। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखिएगा कि हमारे देश के अंदर जो पंचायती राज में संशोधन हुआ था, इस संशोधन में इसे 9वें भाग के अंदर लेके आया था। तो ये संशोधन हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पंचायती राज को 9 के अंदर लाया गया था। और आर्टिकल कितना था? आर्टिकल 243, 243 टू 243 ओ। तो केवल 243 भी याद करने से आपका काम चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 31 मई को सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट, तो आपको सीड का फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट। इनकी ओर से आयोजित वेबिनार में झारखंड से कितने जिलों ने हिस्सा लिया था? ठीक है, तो एक वेबिनार कंडक्ट कराया गया था किसके द्वारा? सीड के द्वारा। कब? 31 मई को, ठीक है। और 31 मई को आपको पता है हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी बात आया है, तो इन्वायरमेंट से आप लोग याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मतलब कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग 5 जून को हर साल मनाते हैं, ठीक है। और इस बार इसका थीम क्या था? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का ये थीम था। और याद रखिएगा कि इस वेबिनार में झारखंड से कुल 3 जिलों ने हिस्सा लिया था, 3 जिले। और झारखंड सरकार राज्य के 8 शहर जिसमें रांची, जमशेदपुर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, चाईबासा, हजारीबाग और रामगढ़, इन 8 जिलों के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जहां सीड एक टेक्निकल पार्टनर की भूमिका निभा रही है। और याद रखिएगा ये जो 3 जिले हैं झारखंड के अंदर जो शामिल हुए थे इस वेबिनार के अंदर, वो है रांची, रामगढ़ और हजारीबाग। दूध उत्पादन में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पूरे देश भर में झारखंड का स्थान है 16वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में देखिए कुल जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 187.75 मेट्रिक टन, जिसको अगर आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से जोड़िएगा ना तो ये तकरीबन 394 ग्राम आता है। और दूध उत्पादन में झारखंड का जो कि 16वां स्थान है, तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो है 172 ग्राम ही दूध मिल पाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। 222 ग्राम प्रति व्यक्ति का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो खैर याद रखिएगा पूरे देश भर में जो झारखंड का स्थान है दूध उत्पादन में वो है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक जो है दूध का उत्पादन करता है? अच्छा, झारखंड में डेयरी से रिलेटेड आपको और किन बातों को ध्यान में रखना है? देखिए मिल्क पाउडर प्लांट जो है ये झारखंड में रांची के अंदर आने वाला है। 2021-22 के अंदर झारखंड का जो टारगेट है दूध उत्पादन करने का वो है 29.13 मीट्रिक टन, ठीक है। और पलामू, साहिबगंज और सारठ कहाँ पर है? आपका देवघर के अंदर आता है, ठीक है। पलामू, साहिबगंज और सारठ में जो है यहाँ पे डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया जाने वाला है। और याद रखिए कि जब से झारखंड बना ना उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता थी वो थी 96 ग्राम, ठीक है। और अभी के समय में ये कितना है? 190 ग्राम। और प्रति व्यक्ति जो दूध जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 210 ग्राम। तो इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले जब झारखंड बना उसमें प्रति व्यक्ति जो दूध की जो उपलब्धता थी वो थी 96 ग्राम, अभी है 190 ग्राम और जो टारगेट है वो है 210 ग्राम। इसको यहाँ से आप जोड़िए कि 2021-22 में जो झारखंड का टारगेट है वो है 29.13 मेट्रिक टन मिल्क प्रोडक्शन टारगेट करने का। 1 जून 2021 को किस कॉलेज की पत्रिका कल्पतरू का लोकार्पण किया गया है? तो
कल्पतरू एक पत्रिका है और ये है डोरंडा कॉलेज की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ के जो कुलपति हैं डॉक्टर कामिनी कुमार, वो इस पत्रिका का लोकार्पण किए। इसको बस इतना याद रखिएगा, इस पत्रिका का नाम क्या है, कल्पतरू, और ये कहाँ की पत्रिका है, डोरंडा कॉलेज। झारखंड वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर दूध उत्पादन को कितने लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसे अभी अभी मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है 2-3 स्लाइड पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा 29.13 मीट्रिक टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 29.13। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा जिला जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये है रामगढ़। तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, जो कौन सा ऐसा जो जिला है वो जो गवर्नमेंट स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाया है, वो है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ऑनलाइन आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया। तो एक ऑनलाइन प्रक्रिया की गई थी जिसका नाम था गंगा क्वेस्ट 2021, और इसे आयोजित कौन किया था, ये किया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। और इसमें सबसे अधिक जो है झारखंड जो राज्य है वहाँ के युवाओं ने सबसे अधिक भाग लिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो नेशनल क्लीन जो गंगा मिशन है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जल शक्ति। ठीक है, जल शक्ति। यहाँ के मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए गठित आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। ठीक है, तो देखिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए, ठीक है, एक 3 सदस्यीय आयोग की कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाई गई थी, और इन सदस्यों का जो चयन है ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और इस आयोग का जो कार्यकाल होगा वो होगा 1 साल का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 साल। और इस कार्यकाल के दौरान जो भी आंदोलनकारी थे, उनके जो आश्रित थे, उनको भी रिवॉर्ड किया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आंदोलन के दौरान 3 माह में जेल में रहने वाले को 3500 रुपये, 3 से 6 महीने तक रहने वाले को आंदोलनकारियों को 5000 रुपये, और 6 महीने से ज़्यादा रहने वाले को 7000 रुपये का प्रावधान किया गया है। आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला की 12वीं कड़ी में व्याख्यान के लिए झारखंड से किन्हें आमंत्रित किया गया है, तो ये है डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह को आमंत्रित किया गया है। 12th एपिसोड ऑफ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के लिए डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह को आमंत्रित किया गया है। झारखंड के किस जिले में उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं, तो ये है हजारीबाग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हजारीबाग के अंदर झारखंड में उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गहन स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों की पॉजिटिविटी रेट कितनी फीसदी पाई गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो पॉजिटिविटी रेट है वो है 0.52%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.52%। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने शहरों को गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे कितने शहर हैं झारखंड के अंदर जिन्हें गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है, तो 3 शहर ऐसे हैं जिन्हें गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है, और वो हैं हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़। और इस श्रेणी में पूरे देश के 31 शहरों को क्रिटिकल प्रदूषित कैटेगरी में रखा गया है। तो याद रखिएगा झारखंड के ऐसे 3 शहर ऐसे हैं, हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़, जिनको गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड में किन्हें डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वर्गीस कुरियन का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड झारखंड से मिला है मुकुल प्रसाद सिंह को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुकुल प्रसाद सिंह। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अधिकतम कितने मासिक किस्त में बकाया जारी करने पर कुल DPS मतलब कि डिलेड पेमेंट सरचार्ज ये माफ कर दिया जाएगा। तो अधिकतर 4 मासिक किस्त बकाया जारी करने पर जो डिलेड पेमेंट सरचार्ज है वो माफ कर दिया जाएगा, 4। तो याद रखिएगा कि झारखंड की कैबिनेट ने ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं जो हैं उनका वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत राहत प्रदान करने की मंजूरी दे दी है, और इसके अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट के तहत अधिकतम 4 मासिक किस्त में बकाया जारी करने पर कुल DPS माफ करने का फैसला लिया गया है। तो याद रखिएगा 4 मासिक। किस इंडस्ट्री को इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स 2021 के रूप में नामित किया गया है, जो कि झारखंड में स्थित है। इंडस्ट्री को इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर मतलब कि जो नौकरियां देती है। एक होता है एम्प्लॉयर, ठीक है, और एक होता है एम्प्लॉय तो जानती हैं जो लोग नौकरी करते हैं किसी कंपनी के अंदर, जो कंपनियां देती हैं नौकरी वो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, तो इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स 2021 के रूप में झारखंड में स्थित टाटा स्टील को मिला है। जब भी टाटा शब्द आता है मेरे लिए बहुत गौरव वाली बात होती है, क्योंकि मैं खुद एक टाटा का एम्प्लॉय हूँ, और जिस तरह से रतन टाटा हर एक मिशन को लेके काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ और इंप्रेसिव है। खैर एनीवेज, इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर 2021 के रूप में टाटा स्टील को झारखंड के अंदर अवार्ड मिला है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातों को देख लेते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे काम करने का जो कल्चर है
वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया ने एक राष्ट्रीय अध्ययन के तहत 2021 में लॉन्च एक विशेष श्रेणी में टाटा स्टील को राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में टाटा स्टील को शीर्ष के 100 प्रतिष्ठानों में भी शामिल किया है। तो याद रखिएगा, बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स कौन है? ये है टाटा स्टील। तो झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि देवघर के अंदर आने वाला है, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया जाएगा? तो ये जो उद्घाटन है ये उनके जन्मदिन पर होगा। ये होगा 17 सितंबर 2021। देखिए, गोड्डा के जो सांसद है जिनका नाम है निशिकांत दुबे का आप बहुत अब समझ सकते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्योंकि मैं झारखंड में रह रहा हूँ और निशिकांत दुबे का काम जो है वो बतलाता है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करी है एम्स और एयरपोर्ट को देवघर में लाने के लिए। काफ़ी सालों से ये इसमें लगे हुए थे, तो फाइनली ये दोनों आ गया है। बट इसमें बहुत ज़्यादा रोड़ा आ रहा है, किन्हीं मैटर्स पे जो है ये स्टेट गवर्नमेंट नाराज़गी जताती है, तो कुछ जो आपके जो पेपर्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। खैर, ये इसका जो उद्घाटन है इन्होंने निशिकांत दुबे ने एज्योर किया है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे 17 सितंबर 2021 को। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ये जो एयरपोर्ट बना है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राज्य सरकार के द्वारा इनके सहयोग से ये बना है। कुल लागत कितनी आई है? 500 करोड़ रुपए। कितनी भूमि में फैला हुआ है? 653.75 एकड़ में, ठीक है। और इसका जो रनवे है वो 2500 मीटर लंबा है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूप 2021 के तहत काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होंगे मुख्यमंत्री। यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके तहत अब झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन में राजभवन की भूमिका नहीं रहेगी, बल्कि मुख्यमंत्री ही सदस्यों का मनोनयन करेंगे। नियमावली में सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री में निहित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो रूल है 2021 के तहत उनके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। और एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर ट्राइबल्स की बात करिए तो जनजातीय जो मंत्री हैं वो कौन है केंद्र से? वो है अर्जुन मुंडा, ठीक है। और अर्जुन मुंडा और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो चुनावी क्षेत्र है वो कहाँ है? खूंटी, झारखंड का खूंटी। कि टीएसी होता क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। देखिए, हमारे जितने भी शेड्यूल्ड स्टेट है ना, जनजातीय स्टेट है, टोटल स्टेट कितने हैं? 10 ऐसे स्टेट है जहाँ पर एक ये अनिवार्य ये कहा गया है कि जो भी ऐसे शेड्यूल्ड स्टेट होंगे वहाँ पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा। पहली चीज़ तो 10 स्टेट है तो वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। हमारे भारत में 3 स्टेट ऐसे हैं, एक है उत्तराखंड, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है बंगाल, जो आपके शेड्यूल्ड स्टेट नहीं है, आदिवासी स्टेट नहीं है, फिर भी इन तीनों के अंदर जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठित की हुई है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर जो शेड्यूल 5 है ना, शेड्यूल 5 के अंदर ये लिखा गया है कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उस हर एक स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना अनिवार्य है। तो व्हाट इज टीएसी? जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए, क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी जनजाति के मामले जो भी आते हैं सामने उनके स्कीम्स के लिए उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो उनका ढांचा है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, ठीक है। तो जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों में टीएसी की भूमिका अहम होती है। इसका उद्देश्य क्या है? टीएसी का जनजातियों के कल्याण से जुड़ी नीतियां बनाना और उनके बेहतरी से जुड़े सुझाव को राज्यपाल को देना। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, झारखंड के अंदर जो राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन ने क्या किया? 2 बार जो है फाइल कहाँ भेजा है? गवर्नर को भेजा, ठीक है। इस फाइल के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं टीएससी के अंदर? 20, ये मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं एडवाइजरी काउंसिल के अंदर। ये 20 मेंबर्स का नाम किसने भेजा? हेमंत सोरेन ने, कि हाँ ये सारे 20 मेंबर्स होंगे। लेकिन गवर्नर ने फिर इसे वापस भेज दिया, किसी बात से असहमति हुई होगी तो गवर्नर ने ये फाइल वापस भेज दिया। फिर से हेमंत सोरेन ने दोबारा ये फाइल को भेजा और फिर से गवर्नर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो बाद में हेमंत सोरेन ने क्या किया? एक नई नियमावली बना करके खुद से इस झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया और इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो खुद कौन नियुक्त करेंगे? झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन नियुक्त करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग जानकारी को देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान सरकार के गठन के बाद सरकार ने टीएसी के सदस्यों के मनोनयन को लेकर 2 बार नाम जो है ये राजभवन भेजे थे, लेकिन वहाँ से इन्हें वापस कर दिया गया था। और इसी को देखते हुए सरकार ने नई नियमावली में अब यह व्यवस्था ही समाप्त कर दी है और अब सदस्यों को मनोनयन में राजभवन की भूमिका जो है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि राज्यपाल राज्य में जनजातीय आबादी के विकास के लिए टीएसी की सलाह ले सकती है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, काउंसिल का गठन झारखंड ने अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री काउंसिल के पदेन अध्यक्ष और सदस्य होंगे। जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्रिपरिषद के डिप्टी चेयरमैन होंगे। उसके बाद जो मेजर पॉइंट है वो है, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए राज्यपाल इस परिषद की सलाह ले सकेंगे। काउंसिल के सदस्यों को सरकार की तरफ से उनके कार्यों के एवज में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा और एक साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठक होंगी और हर बैठक में सूचना 10 दिन पहले सदस्यों को देनी होगी। बैठक का जो कोरम है, इसको पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। काउंसिल के अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर किसी भी विभाग के सचिव या अन्य अधिकारी को बैठक में बुला सकते हैं। इस नियमावली की घोषणा होते ही संयुक्त बिहार में बने बिहार ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल रूल्स 1958 झारखंड राज्य के लिए स्वतः अप्रभावी हो जाएंगे। 18 सदस्यों में 15 सदस्य अनुसूचित जनजाति से आने वाले एक विधायक होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो बस इन कुछ पॉइंट्स को आप जो है कभी कभी रिवीजन करते रहिएगा। भारत में टाटा फुटबॉल एकेडमी की क्या रैंक है, ठीक है। तो भारत के अंदर पूछा है टाटा फुटबॉल एकेडमी की क्या रैंक है। पहले ये जान लीजिए कि टाटा फुटबॉल एकेडमी है कहाँ पे। तो इसके क्वेश्चन में ये आंसर है, ये कहाँ पे है, टाटा में, जमशेदपुर में है, पहली चीज़। दूसरा, हमारे भारत में जो फुटबॉल के लिए जो गवर्निंग बॉडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है, प्रफुल्ल पटेल। आपको इतना जानना चाहिए AIFF से रिलेटेड। अब सवाल पे आते हैं, टाटा फुटबॉल एकेडमी का भारत में कौन सा स्थान है, ये है पहला। देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स एकेडमी है फुटबॉल की, उसको जो मान्यता देता है ना, वो कौन देता है, AIFF। और हाल ही में एक स्पोर्ट्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उन्होंने सर्वे किया था कि कौन सी ऐसी एकेडमी है जो टॉप पे है, और उसमें झारखंड की टाटा फुटबॉल एकेडमी ने टॉप किया है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय फुटबॉल की नर्सरी टाटा फुटबॉल एकेडमी एक बार फिर अपने मानकों और उद्देश्यों को पूरा करते हुए भारत की नंबर 1 एकेडमी बनी है, ठीक है, पहला चीज़। अब पूरे भारत में कितने ऐसे फुटबॉल एकेडमी है, वो है टोटल 400, जो कि AIFF से अप्रूव्ड है, मान्यता जिनको प्राप्त है। अब जब ये सर्वे हुआ था तो टाटा फुटबॉल एकेडमी जो है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरे भारत में सबसे अव्वल था। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस वर्ष मानसून आने के पूर्व झारखंड के किसानों को कितने % की अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ठीक है, तो पूछा गया है कि कितना सब्सिडाइज रेट जो होगा सीड्स का वो कितना होगा, तो वो होगा 50%। मानसून आने से ठीक पहले झारखंड के किसानों को कुल 50% की अनुदानित दर पर बीज जो है ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री कौन है, इनका नाम है बादल पत्रलेख। इन्होंने रांची के नेपाल हाउस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की बात कही है। बीज वितरण की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि मौसम विभाग के मुताबिक इस वर्ष अच्छी बारिश होने की संभावना है और इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को समय से पूर्व बीज अनुदानित दर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि झारखंड के जो किसान हैं उनको 50% जो है अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग लासी भी कहते हैं, ठीक है, LASI, लासी की एक रिपोर्ट आती है। इसके अनुसार झारखंड के कितने % आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि लासी क्या है। लासी का पहली बात फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, और यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है। यह रिपोर्ट भारत में बढ़ती उम्र की जनसंख्या और उनके स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक हितों से संबंधित डेटा की वैज्ञानिक जांच पर आधारित जानकारी प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, जो बढ़ती जनसंख्या है भारत के अंदर, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत कैसी है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है, ठीक है, लासी की रिपोर्ट। और सवाल में ये पूछा गया है कि झारखंड के अंदर कितने % आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आती है अकॉर्डिंग टू दिस लासी रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है 12.9%, ठीक है, 12.9%। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड में कुल 12.9% आबादी जो है वो बुजुर्गों की श्रेणी में आती है, 12.9%। किस संस्था ने नेट जीरो योजना की शुरुआत की है, ठीक है, नेट जीरो योजना की शुरुआत किसने की है, ये की है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोल इंडिया ने सभी कोयला कंपनियों को गाइडलाइन जारी की है और नेट जीरो एनर्जी के तहत सौर ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली बनाकर उसका उपयोग करना है, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और ऊर्जा के लिए कार्बन का उत्सर्जन ना हो। कोल इंडिया मुख्यालय द्वारा अपनी वार्षिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 12 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2021-20 में 285, 2022-23 में 1500 तथा 2023-24 तक 3000 मेगावाट बिजली का सौर ऊर्जा से उत्पादन होगा। गिलबर्को बिल्डर रूट इंडिया की ओर से आयोजित कैंपस इनोवेथॉन मतलब क्या हो गया,
इनोवेशन प्लस मैराथन को जोड़ करके इनोवेथन नाम दिया गया है। ठीक है, इस आयोजित कैंपस इनोवेथन प्रतियोगिता में झारखंड से कितने विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है? तो ये तीनों ही विद्यार्थी किस कॉलेज के हैं? ये हैं BIT मेसरा के, और झारखंड से कुल 3 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। और ये जो कंपटीशन था, प्रतियोगिता था, ये ऑनलाइन हुई थी, सितंबर से नवंबर 2020 के हुई थी। और इस आयोजन का मतलब कि मुख्य काम क्या था? यह आयोजन खुदरा ईंधन उद्योग में हो रही मुख्य समस्याओं के समाधान के लिए नए विकल्प देने के बारे में था। तो जो भी मुख्य समस्याएं हैं, जो भी मेजर हर्डल्स है खुदरा ईंधन उद्योग के अंदर, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के बारे में था। और देश भर में इनका अगर रैंक पूछे कितना था? सेकंड। ठीक है, टोटल 3 स्टूडेंट्स भले ही थे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जब रैंकिंग पूछ होगी ना, तो ये दूसरे नंबर पे थी। और इन्हें 25,000 रुपये जो है कैश अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, गिलबर्को बीटर रूट इंडिया की ओर से आयोजित कैंपस इनोवेथन प्रतियोगिता में झारखंड से कुल 3 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है और पूरे देश भर में इनकी रैंक है 2। CBI के द्वारा झारखंड में किनको मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? तो CBI के द्वारा झारखंड के अंदर मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल किसे मिला है? इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि वॉर टाइम पे, ठीक है ना, वॉर टाइम पे जो सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं परमवीर चक्र। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है महावीर चक्र, और तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है वीर चक्र। वीर चक्र, ठीक है। उसी तरह शांति के लिए पीस टाइम पे जो सबसे बड़ा अवार्ड भारत के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं अशोक चक्र। दूसरा होता है कीर्ति चक्र, और तीसरा होता है शौर्य चक्र। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स था जो आपको पता होना चाहिए था। अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल इन झारखंड किसको मिला है? ये मिला है वेरोनिका लकड़ा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CBI ने साल 2020 में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा है, और रांची के वेरोनिका लकड़ा को अति उत्कृष्ट सेवा से नवाजा गया है। तो बस इस सवाल में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि CBI ने जिसे अवार्ड किया है वो उनका नाम है वेरोनिका लकड़ा। झारखंड सरकार के द्वारा कहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? ठीक है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है JSSPS, मतलब झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। हम लोग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बारे में पढ़े हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने डिटेल में JSLPS के बारे में बताया है। और इस बार जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने का प्रस्ताव रखा गया है कहाँ पर? झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अंदर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। JSSPS को CCL के CSR फंड के सहयोग से बनाया जाएगा। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज साइकोलॉजी आदि से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। यह देश का 6ठा हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा। तो याद रखिएगा, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी जो है ये देश का 6ठा हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। JTDS के द्वारा, JTDS क्या हो गया आपका? झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। इनके द्वारा झारखंड के कितने जिलों में सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण प्रथम चरण में किया जाएगा? तो ठीक है, देखिए कोल्ड स्टोरेज जो है ये झारखंड में लगने वाला है, और प्रथम चरण में जो है टोटल 5 कोल्ड स्टोरेज लगेंगे। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? देखिए किसान जो भी फसल उगाते हैं उनको एंड यूज़र जो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज का काम होना अनिवार्य है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज क्या करता है, बहुत दिन तक उस जो भी आपका फल सब्जी है उसको प्रिजर्व करके रखता है, काफ़ी दिनों तक बचा के रखता है। उस फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और वैसे भी आप देखोगे जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, केला हो गया, जो फल सब्जी हो गया, सीजनल फ्रूट्स की जो है ये सप्लाई जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो डिमांड है लोगों के बीच में वो काफ़ी कम होता है, और इसके लिए किसानों को क्या होता है, उनका उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो इसके चलते जो है ना कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है, ताकि उनका जो फसल है वो वेस्ट भी नहीं हो सके, उनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। तो प्रथम चरण के अंदर याद रखिएगा टोटल 5 कोल्ड स्टोरेज जो है झारखंड के अंदर आएंगे, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड ट्रैवल डेवलपमेंट सोसाइटी, देखिए अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि फर्स्ट फेज़ में कुल 5 कोल्ड स्टोरेज लगेगा। तो ये JTDS हो गया आपका, JTDS झारखंड ट्रैवल डेवलपमेंट सोसाइटी। इनके द्वारा कितने जिलों में सोलर सिंचाई का उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा? तो ऐसे कितने जिले होंगे जहाँ पे JTDS के द्वारा सोलर सिंचाई का उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा? तो ऐसे 16 जिले होंगे झारखंड के अंदर जहाँ पे JTDS के द्वारा सोलर सिंचाई का उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे सितंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसके लिए 64 सोलर बेस्ट कृषि सिंचाई तकनीक अपनाई जा रही है। और आपको पता है कि यह योजना जो है ये 16 जिलों के अंदर आने वाली झारखंड के अंदर, और इसमें से कुछ जिलों को देख लेते हैं। रांची के अंदर एक आएगा, खूंटी के अंदर आएगा, गुमला का सिसई के अंदर आएगा, लोहरदगा
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा जैसे जिलों पर आएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को जो आप झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021 के तहत काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होगा, ये होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी। ये मैंने आपको बता रखा है। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के बीच में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड पर पूरे देश में झारखंड पुलिस को कौन सा स्थान दिया गया है? तो व्हाट इज द रैंक गिवन टू झारखंड पुलिस इन होल कंट्री ऑन द क्राइटेरिया ऑफ बेटर लॉ एंड ऑर्डर? तो देखिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग जिसके चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, ये दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो नीति आयोग जो है ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम लोग सतत विकास सूचकांक कहते हैं, इसकी एक इंडेक्स जारी करती है, जिसमें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जैसे अगर भुखमरी की बात करें, हंगर को कम करने के मामले में बात करें, तो झारखंड जो है उसमें सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, उसी तरह किस राज्य में कानून व्यवस्था का जो प्रक्रिया है वो कैसा है और वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये भी नीति आयोग की इंडेक्स जो है SDG इंडेक्स, इस मामले पे भी रिपोर्ट जारी करती है। और इसमें जो झारखंड की रैंक है वो है 21वीं, 21st रैंक है झारखंड की। आप देख सकते हैं नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति को मापता है और इसी के आधार उनका आकलन करता है। इसी आकलन में बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने में झारखंड पुलिस देश भर में 21वें पायदान पर है। तो याद रखिएगा, बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड पर पूरे देश भर में झारखंड की क्या रैंक है, 21। विभाग ने हाल ही में परिस्थिति तंत्र के पुनरुत्थान पर संयुक्त राष्ट्र दशक विषय पर विशेष आवरण जारी किया है। तो ये राज्य है झारखंड राज्य। तो झारखंड के डाक विभाग ने परिस्थितिक तंत्र के पुनरुत्थान पर संयुक्त राष्ट्र दशक विषय पर विशेष आवरण जारी किया है। इस बात को याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसके उपलक्ष्य में ये जानकारी दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्तमान दशक 2021 से 2030 को परिस्थितिक तंत्र के पर पुनरुत्थान पर संयुक्त राष्ट्र का दशक के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए भारतीय डाक विभाग झारखंड परिमंडल द्वारा आम जनों को पर्यावरण के प्रति और भी जिम्मेवार बनाने और उन्हें वन्य जीवनों और पेड़ पौधों को संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से इस विशिष्ट आवरण को जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सबसे ज़्यादा किस जिले के किसान के ऋण, उनके जो लोन हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे? तो जो झारखंड का कृषि ऋण माफ़ी योजना है, इसमें टोटल कितना बजट एलोकेट किया गया पहले वो जान लीजिए। ये टोटल किया गया है 3200 करोड़ रुपए का। ठीक है, पहले 2000 करोड़ रुपए था, लेकिन कुछ किसान इसमें जो है बाद में जुड़ गए थे, तो बाद में इसका जो बजट है वो 1200 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया गया, तो टोटल हो गया 3200 करोड़ रुपए। और पहले जो ऋण माफ़ी की सीमा थी वो थी 50,000 रुपये, लेकिन इसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा आता है, पलामू डिवीज़न के किसानों का जो ऋण है वो सबसे ज़्यादा माफ़ किए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन आप सही कर लेना, यहाँ ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप बी कर लेना, गलत प्रिंट हो गया है। और जो अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है ना, इसमें 9.07 लाख, इतने लाख, तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8 लाख आप देखोगे ना, 7.80 लाख, ये इतने किसान हैं जिनका कर्ज जो है वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो लोन था ना वो 50,000 से कम था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन 50 के। ठीक है, और 1.27 लाख फार्मर्स जो हैं, इनका जो लोन है, इनका जो कर्ज है वो 50,000 तक ही माफ़ होगा, क्योंकि इनका जो कर्ज है वो 50,000 से ज़्यादा था। तो याद रखिएगा, 7.8 लाख किसान जो हैं, ठीक है, इतने किसान जो है इनका कर्ज जो है वो पूरी तरफ से माफ़ हो जाएगा, कंप्लीटली माफ़ हो जाएगा, क्योंकि इनका जो कर्ज है वो 50,000 से कम था। और 1.27 किसान ऐसे हैं जिनका कर्ज जो है वो 50,000 से ज़्यादा होने के कारण इनका जो कर्ज है वो 50,000 तक ही माफ़ हो पाएगा। ठीक है, तो होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और ये जो योजना है ना, झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना, इस योजना का जो सबसे पहला जो किसान ने ये इसका लाभ उठाया है वो है जामताड़ा के, और इनका नाम है मोलेंद्र बेसरा, इस नाम को भी याद रखिएगा। झारखंड के उस पर्सन का क्या नाम है जो ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाया है? ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किसने बनाया है? ये बनाया है रोहित यादव ने। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित यादव ने
ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है। और ये क्या सिस्टम है? कोरोना संक्रमितों की देखरेख के लिए इस ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को तैयार किया गया है। इससे संक्रमितों की जो वर्तमान परिस्थिति जो है ये सीधे जो डॉक्टर उनको जो ट्रीट कर रहे हैं उन तक पहुंच जाएगी। मरीज की मॉनिटरिंग के लिए ये एक ऐप डिजाइन किया गया है। इस ऐप के माध्यम से डॉक्टर को जो है ऑक्सीजन लेवल, शुगर लेवल, पल्स रेट जो है इसकी जानकारी मिल सकेगी। तो याद रखिएगा, रोहित यादव ने ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है। यूनाइटेड नेशन फूड समिट में झारखंड से किसे वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है? हु हैज़ बीन इन्वाइटेड फ्रॉम झारखंड टू स्पीक एट यूनाइटेड नेशंस फूड समिट? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि FAO का ये जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो वो है रोम, इटली के अंदर जो है। और झारखंड से जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो फूड समिट होने वाला है वहाँ पे बोलने के लिए बुलाया गया है किसको? आइवान अभय सिंह मिंज को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आइवान अभय मिंज। और इसकी उम्र कितनी है? महज 9 साल के हैं ये। और इस 9 वर्षीय आइवान अभय मिंज को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजिनियस यूथ फोरम के संयुक्त आयोजन में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसका जो आयोजन है रोम में होगा 16 से 18 जून। याद रखिएगा, सही आंसर इसका आइवान अभय मिंज। झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है? ये कौन है? देखिए, ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, पलामू, चतरा, गढ़वा, ये सारे रीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा होता है। तो यहाँ से भारत सरकार जो है धान की खरीद करती है। लेकिन आपको जो बोनस मिलता है, बोनस आपको केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिलता है, बोनस आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन धान की जो खरीद है ना वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो बोनस है वो कितनी राज्य सरकार देती है? 182 रुपये पर फार्मर। ठीक है, हर फार्मर को 182 रुपीज़ मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू, चतरा, गढ़वा, ऑप्शन डी। और 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता है किसानों को बाई स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इस सवाल को आप ना झारखंड ऋण माफी योजना से भी आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सबसे ज़्यादा किस जिले के किसान के ऋण माफ़ किए जाएंगे? तो इसका आंसर क्या था? पलामू डिवीज़न के अंदर जो है फार्मर्स के द्वारा जितना भी लोन लिया गया है, यहाँ के जो ऋण जो है सबसे अधिक माफ़ किए जाएंगे। और इसको इस सवाल को आप इस सवाल से कंफ्यूज मत करना, ये सवाल से। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। दो वहाँ पे भी आपका पलामू और गढ़वा था, लेकिन ऋण खेती के मामले में पलामू वहाँ पे सही आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। झारखंड सरकार ने अंत्योदय कल्याण योजना, तो ये स्कीम कौन सा है? अंत्योदय कल्याण योजना के तहत गरीबों को कितने किलो अनाज देने का प्रावधान किया है? तो अंत्योदय कल्याण योजना के तहत 35 किलो जो है इस अंत्योदय कल्याण योजना के तहत गरीबों को ये अनाज देने का प्रावधान किया गया है। आइए इससे जुड़े कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करके गरीबों को कम से कम खर्च में अनाज मुहैया कराने का फैसला किया है। इस योजना में लाभार्थियों को कम से कम 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जिसकी दर 1 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूप में शामिल है। शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना की देखरेख खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा की जाएगी। झारखंड के केवल रांची जिले के 1,32,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है और इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरे रंग का राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। और एक और योजना है, वो है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना को देख लेते हैं क्या है ये। इस योजना का लाभ देश के अंत्योदय कार्ड धारकों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी को प्रति माह सस्ती कीमत पर खाद्य प्रदान किया जाएगा और इसके तहत 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के भीतर TPDS के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों की संख्या से गरीब परिवारों को 1 करोड़ गरीबी की पहचान शामिल है और उन्हें 2 रुपये प्रति किलो की अत्यधिक रियायती दर पर खाद्य उपलब्ध करार। केंद्रीय मंत्री जो कौन है, वो रामविलास पासवान है। इनका कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार की राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है। अंत्योदय अन्न योजना के बाद से गरीब परिवारों को 2.5 करोड़ गरीबों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया है। तो याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने अंत्योदय कल्याण योजना के तहत गरीबों को कुल 35 किलो अनाज जो है ये देने का प्रावधान किया है, 35 kg। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना की गई है। यह झारखंड के किस जिले में स्थित है?
तो साइबर सिक्योरिटी के द्वारा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना की गई है और ये झारखंड के राजधानी रांची में आएगी। रांची, और इसका उद्देश्य क्या होगा? इस सेंटर की स्थापना जो है ये झारखंड के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे। तो याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना जो है ये कहाँ होने वाली है? ये है झारखंड की राजधानी रांची। किस संस्था के द्वारा झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण से दूरगामी मस्तिष्क में होने वाले दुष्प्रभाव पर रिसर्च किया जाएगा? ठीक है, तो बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च विल बी डन इन झारखंड ऑन द फार रीचिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 इन द ब्रेन? तो ये है रिम्स रांची के द्वारा। और रिम्स इस रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथ ही रिम्स को देश के अन्य संस्थानों के रिसर्च में जोड़ने का दायित्व भी सौंपा गया है। इस बैठक में इटली, यूके, जर्मनी, रूस, स्पेन और यूएस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, रिम्स रांची के द्वारा झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण से दूरगामी मस्तिष्क में होने वाले दुष्प्रभाव पर रिसर्च किया जाएगा। रिम्स रांची। झारखंड में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो झारखंड में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की एक सर्वे हुई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात जो है वो है झारखंड के अंदर 20:9। ठीक है, आइए कुछ और इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20, तो ये जो सर्वे है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इस रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। राज्य में अभी भी 1 लाख आबादी जो 18 से 23 वर्ष की जो कैटेगरी है उनके तहत कैटेगरी पर महज 8 कॉलेज ही उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में उच्च शिक्षा में ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो कि कुल नामांकन अनुपात भी जिसे कहते हैं, ये 19:1 से बढ़कर अब 20:9% हो गया है। मैकॉन के द्वारा इस्पात उद्योगों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्थान की साथ पर करार दिया गया है? मैकॉन के द्वारा इस्पात उद्योगों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने के लिए EESL के संस्थान के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए बाघों की तलाश प्रक्रिया में अब तक पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कितनी संख्या ज्ञात हुई है? इससे पहले इसका सही आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है 0। जब से 2020 अक्टूबर में बाघों की तलाश प्रक्रिया में तेजी आई है, पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ पाया नहीं गया है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो पलामू टाइगर रिजर्व है, आप मैप में देखिए, ये आपका पलामू और जो नियरेस्ट सिटी है ये है मेदिनीनगर यहाँ पे। ठीक है, और जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये बना कब था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1973। और जो उसमें इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो टाइगर्स की जो काउंट था वो था 50। 2005 आते आते ये जो टाइगर्स की गिनती घट के हो गई 38, और जब 2007 में जब टाइगर का सेंसस हुआ तो ये घट के फिर से हो गई 17। लेकिन बहुत लोग क्लेम करते हैं कि देखिए ये जो इलाका है ना, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये पूरा जो है नक्सलाइट बेल्ट है। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये, इसीलिए क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, और नक्सलाइट लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं, तो बहुत आसान नहीं होता है बाघों की गिनती करना। तो इसलिए यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्लेम हमेशा करती है कि जो भी सेंसस होता है बाघों की गिनती के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जो सेंसस के अकॉर्डिंग सारे बाघों की गिनती प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो खैर, आप इस सवाल में याद रखिएगा कि अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए बाघों की तलाश प्रक्रिया में अब तक पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कितनी संख्या ज्ञात हुई है? तो एक भी टाइगर पाया नहीं गया है, 0। ये एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बाघों की संख्या 5 से ज़्यादा होने का अनुमान है। देश में कितने बाघ हैं इसकी सही अनुमान लगाने के लिए हर 4 साल में एक बार टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती की जाती है। लेकिन पलामू में अब तक नक्सलियों के डर से बाघों की गिनती का अनुमान लगाने की कवायद भी सही तरीके से शुरू नहीं हो सका। दरअसल लातेहार, पलामू और गढ़वा, इन जिलों में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है और ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। तो जैसे मैंने आपको ये डिटेल बताया था, ठीक है, तो ये जो 3 एरिया है, गढ़वा, लातेहार, पलामू, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे जो बाघों की गिनती करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड के किस राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या मतलब कि नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है जो केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया है? तो झारखंड का वो कौन सा नेशनल हाईवे नंबर है जिसे केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया है? तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये सिंपली जानिए एक राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बाद जो है ये दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और इसका जो उद्देश्य है वो भारत सरकार की सड़क परिवहन को मजबूत करने का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये। और इस परियोजना की मंजूरी कब मिली थी? ये मिला था 25 अक्टूबर 2017 को और देश के 550 जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाना है इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। और आपसे जो सवाल पूछा गया कि झारखंड का वो कौन सा हाईवे नंबर है, तो वो है नेशनल हाईवे नंबर 75। आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में।
नेशनल हाईवे नंबर 75 पूरी तरह 4 लेन होगा। केंद्र सरकार ने इस सड़क को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। कुंडू से लातेहार, डाल्टनगंज और गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा विडमगंज तक इस सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। करीब 203 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये डेटा को याद रखिएगा, 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका काम 5 चरणों में होगा। चंदवा, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा और नगर उटारी में बाईपास बनेगा। वहीं ROB का भी निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसकी जो लागत है वो 3,000 करोड़ रुपए है। और जो झारखंड से जो केंद्र सरकार ने जो भारतमाला प्रोजेक्ट को जिसमें शामिल किया है वो झारखंड का नेशनल हाईवे नंबर 75। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? देखिए, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये है क्या? ये केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है बिटवीन द सिटीज़ ऑफ अमृतसर, दिल्ली एंड कोलकाता। ठीक है, तो मान लीजिए ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो मान लीजिए भारत का नक्शा है, फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका अमृतसर है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे कहीं झारखंड है। तो इसे हम लोग एक तरह का ये जो लाइन कनेक्ट कर रहा है ना, ये कुल 7 राज्यों से होकर के गुजरेगा ये। ठीक है, 7 स्टेट्स। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं। इंडस्ट्रीज को विकसित करना, बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट करना। ठीक है, तो इस अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर कुल 20 शहर आ रहे हैं। ठीक है, और झारखंड के अंदर ये झारखंड से हजारीबाग और धनबाद से गुजरेगा, हजारीबाग और धनबाद। लेकिन झारखंड के अंदर इस कॉरिडोर का निर्माण कहाँ होगा? वो होगा हजारीबाग। होप छोटा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है, इसका जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो निर्माण होगा झारखंड के अंदर वो होगा हजारीबाग, लेकिन धनबाद से भी होकर गुजरेगा ये। आइए कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। हजारीबाग स्थित पशुपालन विभाग के गौरैया कर्मा मॉडल फार्म, इसमें से 800 एकड़ जमीन की मांग अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए की गई है। इसी स्थान पर 300 एकड़ भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाने का प्रस्ताव है। इसी के लिए जमीन जियाडा को स्थानांतरित करना है। तो एक मॉडल फार्म है जिसका नाम है गौरैया कर्मा मॉडल फार्म, हजारीबाग स्थित पशुपालन विभाग के इस फार्म में से 800 एकड़ ज़मीन जो है इसकी मांग उठी है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए तय की गई है। और इसी स्थान पर 300 एकड़ भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो याद रखिएगा, तो सही आंसर है हजारीबाग। झारखंड के किस जिले में NIA मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत का गठन किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पर? रांची के अंदर। और इसके जो हेड कौन होंगे? वो होंगे AK मिश्रा। AK मिश्रा। सिविल कोर्ट रांची में विशेष अदालत का गठन किया गया है। CBI और ED मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ED मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी विशेष न्यायाधीश AK मिश्रा को ही NIA का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, तो जो CBI और ED के जो विशेष न्यायाधीश हैं इनका नाम है AK मिश्रा और इन्हीं को ही NIA का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। तो याद रखिएगा, झारखंड के रांची में NIA की विशेष अदालत का गठन किया गया है, रांची। हाल ही में जारी स्वतंत्रता मूल्यांकन रिपोर्ट मतलब कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट, इसके अनुसार देश के 112 जिलों में से झारखंड के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है कि देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री ने 112 जिले ऐसे हैं जिसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। और स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सिमडेगा जिला को, ठीक है ना, सिमडेगा जिला को तीसरा पोजीशन। तो याद रखिएगा, सिमडेगा जिला को इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट मतलब कि स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 जिलों में से तीसरा स्थान मिला है। और इसे UNDP मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, इसने सिमडेगा जिले के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी सराहा है। 112 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें सिमडेगा जिला भी शामिल है। इन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला के रूप में सिमडेगा जिला का बेहतर प्रदर्शन रहा है। स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट में 112 जिलों में से सिमडेगा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 जिलों में से झारखंड के सिमडेगा को तीसरा स्थान मिला है, सिमडेगा। और इस यहाँ पे आप सही प्रिंट कर लेना, इसका आंसर यहाँ पे डी होगा, ये गलत प्रिंट हो गया, डी इसका सही आंसर होगा। कोविड-19 से मृत्यु की परिस्थिति में मृतक श्रमिक के औसत वेतन का कितना फीसदी प्रत्येक माह मृतक श्रमिक के आश्रित परिवार के सदस्यों के बीच व्यतीत किया जाएगा? मतलब कि अगर कोई मजदूर है, कोई वर्कर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जितनी भी सैलरी है उसका कितना परसेंटेज उसके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा
अगर वो कोविड-19 से अगर वो वर्कर की अगर मृत्यु हो जाती है तो सवाल में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये दिया जाएगा उसकी सैलरी का 90%। तो जो भी वर्कर का जो एवरेज सैलरी है उसका 90% जो है उसके परिवार के सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। और इससे पहले ध्यान रखिएगा कि कोविड संक्रमण से जिन लोगों को भी झारखंड में मृत्यु हुई है, ठीक है, उनके आश्रितों को 25,000 रुपये का देने का ऐलान हुआ है बाई दी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप अगर गो थ्रू करना चाहते हैं तो गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए झारखंड को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है, ठीक है। तो तीसरा लहर जो आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा वेव भी आएगा कोरोना का, तो उससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार जो है झारखंड सरकार को हेल्प कर रही है। तो कितने अमाउंट का हेल्प कर रही है? ये कर रही है 200 करोड़ रुपए। और इससे पहले याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जिन लोगों को भी मृत्यु कोरोना संक्रमण से होती है झारखंड राज्य के अंदर, उनके आश्रितों को 25,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे मजदूर, ऐसे वर्कर जिनकी मृत्यु हो जाती है कोविड के कारण, उनका एवरेज सैलरी का 90% उनके फैमिली वालों को मिल जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपये दे रही है राज्य सरकार को, राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को 25,000 रुपये दे रही है, और जो भी मजदूर की कोरोना संक्रमण से मौत होती है उनका एवरेज सैलरी का 90% जो है उनके परिवार वालों को देंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 200 करोड़ रुपये जो है ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को तीसरी लहर से लड़ने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। झारखंड के किस कॉलेज के साथ सीआरपीएफ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ये किया है बीआईटी मिश्रा के साथ। बीआईटी मिश्रा और सीआरपीएफ ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा सेवाओं में सीआरपीएफ के लिए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ावा देने के लिए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि बीआईटी मिश्रा ने सीआरपीएफ केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज रांची के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बीआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग से सीआरपीएफ सिग्नल एंटीना कम्युनिकेशन के मामले में समृद्ध होगा। इसी तरह रिमोट सेंसिंग विभाग जीआईएस के बेहतर उपयोग की जानकारी मिलेगी, सैटेलाइट इमेज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और यही सब कारणों से एमयू से सीआरपीएफ को तकनीकी जनशक्ति मिलेगी। तो याद रखिएगा झारखंड के बीआईटी मेस्रा के साथ सीआरपीएफ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इससे पहले याद रखिए कि एआईसीटीई ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने बीआईटी मेस्रा के अंदर ही आइडिया लैब बनाने का निर्माण किया है, आइडिया लैब बनाने का फैसला किया है, आइडिया लैब। झारखंड के गोड्डा में स्थापित किए जा रहे अदानी पावर प्लांट से कितना मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाएगी? तो गोड्डा के अंदर अडानी पावर प्लांट आने वाला है और ये कुल 400 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करेगी। और गोड्डा से लोकसभा सांसद कौन है? उनका नाम है निशिकांत दुबे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये। अगर झारखंड के अंदर अगर एम्स का श्रेय जाता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का श्रेय जाता है, दोनों ही देवघर के अंदर आने वाला है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है ये देवघर, बैद्यनाथ धाम। तो ये एम्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड के अंदर पहली बार आने वाला है देवघर के अंदर, और ये पूरा श्रेय जाता है निशिकांत दुबे को। अडानी पावर प्लांट का ये जो काम है ये 2017 में शुरू हुआ था। अदानी कंपनी की ओर से 1660 पावर प्रोडक्शन किया जाना है, और इस पावर निर्माण के बाद झारखंड को कंपनी की ओर से 400 मेगावाट बिजली दी जाएगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा जो कि झारखंड में बनी है? तो एक ये फिल्म जो है झारखंड में बनी है और इसका जो प्रदर्शन है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किया जाएगा। इस फिल्म का नाम है धुमकुड़िया। और ये धुमकुड़िया होता क्या है? ये एक जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है और ओरांव जनजाति का ये युवा गृह कहलाता है। और वैसे ये जो मूवी बनी है ये मानव तस्करी को और झारखंड की अन्य समस्याओं पर बनी है। आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। झारखंड में बनी वास्तविक कहानी पर आधारित धुमकुड़िया कांस फिल्म महोत्सव 2021 में प्रदर्शित होगी। और इसके जो और इस फिल्म का निर्माण किसने किया है? डॉक्टर सुमित अग्रवाल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर राजेश जैस, प्रद्युमन नायक समेत कई बड़े कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है। पद्मश्री मुकुंद नायक ने झारखंड की पारंपरिक कला संस्कृति पर आधारित संगीत से इसे सजाया है। इसके अलावा कोलकाता और गोवा फिल्म महोत्सव सहित विश्व के कई बड़े फिल्म महोत्सव में ये फिल्म परचम लहरा चुकी है। यह फिल्म मानव तस्करी और झारखंड के अन्य समस्याओं पर आधारित है। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आप ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली महिला हॉकी टीम में झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो है ये ऐसे तो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये हो नहीं सका, तो 2021 में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम से झारखंड के अंदर जिनका चयन हुआ है उनका नाम है सलीमा टेटे और निक्की प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हो गया है। सलीमा टेटे जो है ये सिमडेगा से बिलोंग करती हैं और जो निक्की प्रधान है ये खूंटी जिले से बिलोंग करती हैं।
तो याद रखिएगा सलीमा टेटे और निकी प्रधान, ये दोनों ही खिलाड़ी झारखंड से बिलोंग करती हैं, जिनका चयन जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए हॉकी के अंदर हुआ है। सही आंसर आ जाएगा ए एंड बी बोथ। निमोनिया टीकाकरण अभियान, निमोनिया टीकाकरण अभियान की शुरुआत झारखंड में किस दिन से शुरू की गई है? तो देखिए निमोनिया से झारखंड के अंदर मीन्स हर एक साल ना तकरीबन 40,000 जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, ठीक है, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इनकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रतिवर्ष 40,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है निमोनिया के कारण। और इन्होंने ये बताया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों में निमोनिया मृत्यु का मुख्य कारण है। तो इसीलिए बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए जो झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिनका नाम है बन्ना गुप्ता, इन्होंने 17 जून को निमोनिया का टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। इसे हम लोग PCV कहते हैं, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। और इस अभियान के तहत तकरीबन राज्य के 8.5 लाख बच्चे जो ऐसे होंगे जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, किससे? PCV से। और केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकार को 77,200 निमोनिया के टीके मिले वैक्सीनेट कराने के लिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत जो लक्ष्य रखा है ट्यूबरक्लोसिस को हटाने से, देश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस को हटाने का जो लक्ष्य है वो है 2025 तक हटाने का, और मलेरिया को हटाने का लक्ष्य है 2030 तक। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा झारखंड सरकार को कितने करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा? तो पहले तो ये जान लीजिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है फिलीपींस, मनीला के अंदर। और ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये झारखंड सरकार को जल आपूर्ति के लिए मतलब कि 4700 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। झारखंड के शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए तैयार योजनाओं में पहली योजना, जिसका नाम है झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, को एशियन डेवलपमेंट बैंक का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के संयुक्त सहयोग से राज्य के शहरों में कुल $654 मिलियन, जो कि लगभग 4700 करोड़ रुपए होता है, योजनाओं को पूरा किया जाना है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के शहरी आधारभूत संरचना का विकास होगा। झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत हर घर में टैप के माध्यम से जल आपूर्ति की जाएगी, जिसके तहत राजधानी रांची, मेदिनीनगर, झुमरी तिलैया और हुसैनाबाद शहर के हर घरों के टैप में के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कुल 4700 करोड़ रुपए का लोन दे रही है जल आपूर्ति के लिए। किसको? झारखंड सरकार को। फार्मा पार्क झारखंड के अंदर कहाँ खुलने वाला है? तो दवाइयों की एक पार्क खुलने वाली है, फार्मा पार्क। ये झारखंड के किस जिले में खुली जाएगी? ये खुलेगी रांची के अंदर। रांची के अंदर फार्मा पार्क की स्थापना होने वाली है। और याद रखिएगा एक मनरेगा पार्क भी आ रहा है। ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा खूंटी जिला के अंदर। और सिमडेगा से याद रखिएगा कि अभी स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी कहते हैं, उसमें जो भी 112 आकांक्षी जिले हैं भारत के अंदर, टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 112 है। उसमें सिमडेगा की रैंक कितनी आई है? 3rd। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस सवाल में आपको इतना याद रखना है कि फार्मा पार्क जो है इसकी स्थापना कहाँ होने वाली है? तो रांची के अंदर होने वाली है। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो फर्स्ट फेज में भी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, सेकंड फेज में खोले गए हैं। तो तीसरे फेज की बात हो रही है, ये खुले जाएंगे गिरिडीह और खूंटी के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। आइए इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग जानकारी को देख लेते हैं। राज्य के खूंटी और गिरिडीह में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग और दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। दूसरे फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। और तीसरे फेज में खूंटी एवं गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 60% राशि केंद्र सरकार, जबकि 40% जो राशि है ये राज्य सरकार जो है वहन करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस योजना की जो हिस्सेदारी है वो 60% जो है वो कौन खर्च करेगा? केंद्र सरकार, जबकि 40% करेगा राज्य सरकार। गिरिडीह और खूंटी। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की जाएगी? तो गाँवों का सर्वे करना विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एक योजना आ रही है। ये झारखंड के किस जिले में आ रही है? तो ये आ रही है खूंटी जिले के अंदर। और खूंटी जिले से ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे मनरेगा पार्क की स्थापना होने जा रही है, ठीक है, मनरेगा पार्क। और रामगढ़ से याद रखिएगा जो भी आकांक्षी जिले हैं देश के अंदर, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो रामगढ़ जिला को जो है ये टॉप पे रखा गया है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। झारखंड के जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको किस तरह से क्रियान्वयन में लाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, उस पर टॉप पे है रामगढ़। रांची में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे NIA की विशेष अदालत बनने वाली है। और साथ ही में यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है। हजारीबाग से याद रखिएगा कि यहाँ पे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण होना है। और साथ ही में हजारीबाग के अंदर उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। कैबिनेट ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा
प्रायोजित योजना सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दे दी है। तो किसके द्वारा किया गया है? कैबिनेट के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, पंचायती राज से आप याद रखिएगा कि हमारे देश के अंदर वो कौन सा राज्य था जो सबसे पहली बार पंचायती सिस्टम को लेके आया था? तो वो था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ध्यान में रखिएगा, पहला राज्य था। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? नागौर। ठीक है, कब? 1959 के अंदर। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखिएगा कि हमारे देश के अंदर जो पंचायती राज में संशोधन हुआ था, इस संशोधन में इसे 9वें भाग के अंदर लेके आया था। तो ये संशोधन हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पंचायती राज को 9 के अंदर लाया गया था। और आर्टिकल कितना था? आर्टिकल 243, 243 टू 243O। तो केवल 243 भी याद करने से आपका काम चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बोकारो में बनने जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। आपको पता होगा कि GSA ने भी रांची के अंदर क्रिकेट स्टेडियम बनाया था, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और JSCA फिर से जो है सेल बोकारो के साथ मिल करके, सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ मिल करके बोकारो के बालीडी एरिया के अंदर आएगा ये। ठीक है, बालीडी। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच में? BSL बोकारो स्टील प्लांट, सेल बोकारो जो है उनके और JSCA के बीच में। ठीक है, कितने साल का एग्रीमेंट है ये? 33 साल का। और BSL जो है ये टोटल 20 एकड़ की ज़मीन जो है ये JSCA को देने जा रही है ताकि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये कंस्ट्रक्ट हो सके। और ये भी याद रखिएगा कि झारखंड जो है ये पहला राज्य बनेगा जहाँ पे एक ही राज्य के अंदर 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, ये मिला करके। ठीक है, पहला कौन सा होगा? ये किनियन स्टेडियम जमशेदपुर के अंदर, दूसरा है रांची, और तीसरा होगा बोकारो। तो इस सवाल में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये था जून महीने का बेस्ट 75 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। होप आप ये सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।